हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मगध प्रकाशन। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बताई हूँ कि मैं हर दिन एक मॉडल सेट के 150 प्रश्नों का व्याख्या करूँगी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मॉडल सेट 15 के 150 प्रश्नों के बारे में। तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, टेरेस खेती निम्न में से किस प्रकार की भूमि पर की जाती है? तो वो पर्वत, यानी मैं आपको बता दूँ कि टेरिस खेती यानी कि सीढ़ीदार खेती, जो कि पर्वतीय पहाड़ी प्रदेशों के ढलाव भूमियों पर कृषि का उद्देश्य होता है कि मतलब जहाँ की भूमि जो है वो पहाड़ी प्रदेशों के जैसे ढलाव हो और भूमि वैसी ही भूमि पर जो है वो कृषि का उद्देश्य दिया जाता है। और इन खेतों में फसलें जिन्हें अधिक पानी की आवश्यकता भी होती है, जैसे धान आदि, जो प्रभावी रूप से उगाया जाता है। पहाड़ी राज्य में उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा खेती का प्रचलन है, जैसे कि उत्तराखंड में सीढ़ीनुमा यानी कि टेरिस खेती का ही है। अगला है, युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा किस वर्ष टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना टॉप्स बनाई गई थी? तो ये बनाई गई थी 2014 में, यानी युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा सितंबर 2014 में, ठीक है, सितंबर 2014 में टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना यानी कि टॉप्स बनाई गई, जिसका उद्देश्य रियो ने 2016 और टोक्यो ने 2020 ओलंपिक से अधिक मेडल जीतकर लाया। निम्न में से कौन सा भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो राष्ट्रीय उद्यान है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, यानी कि केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत में मणिपुर राज्य में विष्णुपुर जिले में है और यह पूर्वोत्तर से लेकर भारत में स्थित 40 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल वाला विश्व है, जो कि इकलौता तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और यह मणिपुर की विश्व प्रसिद्ध लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है और भारत में संकटग्रस्त संगई का एकमात्र निवास स्थान है। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है? तो उन्हें अधिकार है अनुच्छेद 368, यानी कि मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। और इस प्रक्रिया का विवरण संविधान के अनुच्छेद 368 भाग 20 में दिया गया है, जो कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। लद्दाख में हेमिस त्योहार यानी तिब्बती चंद्रमाह के 10वें दिन को मनाया जाता है। यह त्योहार किस देवता को समर्पित है? तो यह त्योहार भगवान पद्मसंभव को जो है समर्पित है। और ये जो है हेमिस गोपा एक अद्भुत रंग और बिरंगा पवित्र त्यौहार है। और हेमिस त्यौहार में लद्दाख में हेमिस मठ के परिसर में हर साल मनाया जाता है और यह त्यौहार प्रत्येक वर्ष 5वें माह के 10वें दिन मनाया जाता है। और हेमिस गोपाल का एक बहुत ही अनूठी जगह है, जो कि इस त्यौहार के लिए मुख्य संत पद्मसंभव को जन्मदिन पर सम्मान देने के लिए पर्व जो है वो मनाया जाता है। भारत में पहला रॉकेट निम्न में से किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? तो जो लॉन्च किया वो 1963 ईस्वी में, यानी कि भारत ने पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था। और यह जो है मंगलयान के करीब 50 साल पहले एक नाइक ऑप्चे रॉकेट था और इसे अमेरिका से लिया गया था। भारत में निर्मित पहला रॉकेट रोहिणी 75 था, जिसे 20 नवंबर 1967 को लॉन्च किया गया था। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया, ठीक है, नामक कथेतर पुस्तक के लेखक में से कौन है? तो इसके लेखक हैं शशि थरूर। यानी कि मैं आपको बता दूं कि द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज इंडिया नामक गैर कथा पुस्तक जो है भारतीय लेखक और राजनेता शशि थरूर द्वारा लिखा गया था। और इसे 26 नवंबर, ठीक है, इस पुस्तक को 26 अक्टूबर, ठीक है, 26 अक्टूबर 2018 में 26 अक्टूबर 2018 में मनमोहन सिंह, पंडित चिदम्बरम और अरुण शौरी द्वारा जारी किया गया था। और यह पुस्तक भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में है। मैं हिंदू क्यों हूँ इनकी अन्य कृति है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि विधि के प्राधिकार के अलावा कोई भी कर लगाया या वसूला नहीं जाएगा? तो वो है अनुच्छेद 265 में, यानी कि कोई कर विधि का प्राधिकार जो है वो अधिरोपित या संग्रहित
किया जाएगा। और अगर ये नहीं है तो प्रधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 265 में उल्लेखित किया गया। और अनुच्छेद 265 में संविधान के भाग 12 में ये है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ना। ककोड़ी षड्यंत्र मामला निम्न में से किस वर्ष में हुआ था? तो ये जो है ये हुआ था 1925 ईस्वी में। यानी कि ककोड़ी लूटकांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा में से हथियार खरीदने के लिए और ब्रिटिश सरकार का एक खजाना लूटने के लिए एक ऐतिहासिक घटना थी, जो कि 9 अगस्त 1925 को 1925 को जो है वो घटी। और इस घटना को अंजाम हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन द्वारा जो है वो विषम अशफाक उल्ला खान, ठीक है, अशफाक उल्ला खान और चंद्रशेखर आज़ाद जो थे वो प्रमुख थे। प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान पर प्रेषित समस्त मौद्रिक अंतरण अथवा वस्तुओं को कहा जाता है। तो वो वस्तुओं को कहा जाता है विप्रेषण यानी रेमिटेंस, ठीक है। और इसमें जो है प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान पर प्रेषित समस्त मौद्रिक अंतरण जो है या वस्तुओं को विप्रेषण जो है कहा जाता है। और परदेशी वित्त प्रेषण जो है वो अयास्य किसी दूसरे देश में रह रहे व्यक्ति द्वारा अपने देश में पैसा यानी वित्त भेजने से है। इलाहाबाद में समुद्रगुप्त की प्रसिद्ध कविता या गद्य में रूप में लिखी गई प्रसिद्ध जो आमतौर पर राजकवि द्वारा लिखित होती है, किसने लिखी है? तो ये जो है वो लिखे हैं हरिसेन ने, हरिसेन। यानी कि प्रयाग प्रसिद्ध जो गुप्त राजवंश के सम्राट चंद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन द्वारा रचित लेखक था। और इस लेखक को जो है समुद्रगुप्त द्वारा 370 ईस्वी में कौशाम्बी से लाए गए अशोक स्तंभ पर खुदवाया गया था। और इसने उन राज्यों का वर्णन किया जिन्हें चंद्रगुप्त से युद्ध किया और हार गए तथा उसके अधीन हो गए। और मैं जो बता रही हूँ, जो एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप लोगों को समझ में आ रहा है? अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लोग जरूर बताइए। अगला है, भारत सरकार ने निम्न में से किस तिथि को सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया? तो ये निर्णय जो है वो 23 जनवरी को। यानी मैं आपको बता दूं कि देश की आज़ादी की लड़ाई में अहम योगदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, कि आगामी 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 24 जनवरी को भारत सरकार ने पराक्रम दिवस जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इनका नारा भी था। निम्नलिखित में से कौन से शासक के दरबार में कालिदास नवरत्नों में से एक थे? तो वे थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है, विक्रमादित्य। इनके कालिदास जो थे वो नवरत्नों में से एक थे। अगला है, निम्नलिखित में से कौन से राजवंश ने विजयनगर में शासन नहीं किया? तो जो विजयनगर में शासन किया हुआ है होयसाला, ठीक है, होयसाला। यानी कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरियम बुक्का नामक 2 भाइयों ने की थी। और विजयनगर के शाब्दिक अर्थ है जीत का शहर। और विजयनगर साम्राज्य का जो है वो निम्न वंशों के शासन किया गया, जैसे संगम, स्लूप, तुल्लु एवं आरिविडु, इस तरह के जो है वंश बहुत सारे शासक इस पे किए थे। तुल्लक राजवंश का काल था, तो तुल्लक राजवंश का जो काल था वो था 1320 एडी से 1414 एडी। यानी कि तुल्लक वंश के संस्थापक जो थे गयासुद्दीन तुल्लक, और इनका जो है 5 सितंबर 1320 में खुसरो खा यानी खिलजी वंश के पराजित करके काजी मलिक या तुल्लक काजी गयासुद्दीन तुल्लक के नाम से 8 सितंबर 1320 को दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। पानीपत की द्वितीय लड़ाई में लड़ी गई। तो पानीपत की द्वितीय लड़ाई में लड़ी गई 1556। यानी कि पानीपत की द्वितीय लड़ाई पानीपत के मैदान में 15 नवंबर 1556 को हेमू के नेतृत्व में अफगान सेना
बैरम खां अकबर के आरक्षण में में मुगल सेना के मध्य में लड़ा गया था। और ये युद्ध जो है प्रारंभिक में छन हेमू के पक्ष में जा रहा था, परंतु इसी समय हेमू की आंख में एक तीर लग जाने के कारण उनकी सेना के जो है भागदौड़ मच गई और वो लोग जो है पकड़ में उसकी हत्या कर दी गई। खिलजी राजवंश की स्थापना जलालुद्दीन द्वारा में की गई। तो खिलजी राजवंश की स्थापना जलालुद्दीन द्वारा जो है वो कब की गई थी, तो वो की गई थी सन 1290 में। यानी मैं आपको बता दूं कि गुलाम वंश के शासन को समाप्त कर 13 जून 1290 को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की और इसने किलो खड़ी को अपनी राजधानी बनाया और पुनः जलालुद्दीन को की हत्या करके उसके भतीजा एवं दामाद अलाउद्दीन खिलजी 22 अक्टूबर 1296 को दिल्ली का सुल्तान बना दिया गया। दी थियोसोफिकल, ठीक है, दी थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना सन 1875 में कहाँ की गई थी, तो ये जो है वो की गई थी न्यूयॉर्क में, यानी न्यूयॉर्क में की गई थी। और इसका जो है वो 1886 ईस्वी में मद्रास भारत में हुई थी और इसके संस्थापक मैडम हेलेना, ठीक है, इसकी संस्थापक जो थी मैडम हेलेना पेट्रोवाना ब्लावात्स्की एवं कर्नल हेनरी स्टील ओलॉकार्ट, ठीक है, ये 3 लोग जो थे इनके संस्थापक थी। चौरी चौरा की घटना में घटी, चौरी चौरा की घटना में क्या कब घटी, तो ये घटना जो है वो घटी थी 1922, ठीक है, 22 AD, यानी कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चौरी चौड़ा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई थी। और इस घटना में दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। संशोधन के तहत पंचायती राज संवैधानिक स्थान मिला, तो इसका स्थान जो है वो मिला 73वें, यानी कि पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में 2 अक्टूबर 1959 को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिला में हुआ। और 73वें संविधान संशोधन में 1993 में पंचायत राज से संबंधित है और इसके द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 से क से न तक तथा अनुसूची 11 का प्रावधान किया गया है। गोल्डन हैंड शेक शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये शब्द जो है वो जुड़ा हुआ है स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लाभ, यानी किसी कंपनी के कर्मचारियों को उसको सेवा काल जो है वो पूर्व के सेवा मुक्त हो जाने की स्थिति में दिए जाने वाला उधार या भुगतान गोल्डन हैंडशेक कहलाता है, ठीक है, गोल्डन हैंडशेक कहलाता है। भारत के अग्रणी आधुनिक चित्रकार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त कलाकार M.F. हुसैन का 9 जून 2011 को निधन हुआ था। तो 9 जून को इनका लंदन में हुआ था, ठीक है, 9 जून 2011 में लंदन में इनका जो है वो निधन हो गया था। और मैं आपको बता दूं कि आधुनिक चित्रकार काल जो है वो नई दिशा तथा उससे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में प्रमुख चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन का जन्म 17 सितंबर 1915 में पंढरपुर महाराष्ट्र में हुआ था और वो वर्ष 2006 में लंदन में आत्मनिर्वासित जीवन व्यतीत कर रहे थे। जनवरी 2010 में उन्होंने कतर की नागरिकता ग्रहण की थी। NREP का मतलब है, ठीक है, तो इसका मतलब है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP वर्ष 1978 से, ठीक है, वर्ष 1978 से 79 तक, ठीक है, तथा ग्रामीण खेतिहार मजदूर रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP वर्ष 1983 में शुरू की गई थी। और इन दोनों का कार्यक्रमों में एक साथ संयुक्त कर वर्ष 1989 में जो है जवाहर रोजगार योजना यानी कि JRY का क्रम जो है समृद्धि योजना शुरुआत की गई थी। श्वेत क्रांति के साथ जुड़े हुए हैं, तो श्वेत क्रांति के साथ जुड़े हुए हैं वो हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। यानी मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर
श्वेत क्रांति की गति की ओर तेज करने के लिए ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया और इसके सूत्रधार डॉक्टर वर्गीज कुरियन हैं और यह कार्यक्रम विश्व का सबसे बड़ा समन्वित डेयरी विकास कार्यक्रम है, जिसमें 1970 में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के प्रारंभ में था। कौन से पूर्व राष्ट्रपति को 2 लगातार कार्यकाल का अद्वितीय गौरव प्राप्त है? तो ये गौरव प्राप्त है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे 26 जनवरी 1950 से लेकर 23 मई 1962 तक लगातार 2 बार भारत के राष्ट्रपति बने। कौन सा भारतीय धार्मिक त्यौहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो वो है कुंभ मेला। यानी कुंभ मेला हम अपने घर में बड़े बुजुर्ग से सुनते हैं कि कुंभ मेला जो है बहुत बड़ा मेला होता है और ये जो है 12 साल पे एक बार ही लगता है। यानी कि कुंभ मेला का आयोजन जो है नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन मध्य प्रदेश, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, हरिद्वार उत्तराखंड में प्रत्येक 12 वर्ष पर बारी बारी से जो है यहाँ आयोजित की जाती है और कुंभ मेला जो है बहुत ही बड़ा मेला होता है। और यहाँ पर अगला है सार्क संघ है, ठीक है, सार्क संघ है। तो ये सार्क संघ है दक्षिण एशियाई देशों का, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ। सार्क की स्थापना 7 से 8 दिसंबर, ठीक है, 7 से 8 दिसंबर 1985, ठीक है, 1985 में की गई थी और इसका मुख्यालय काठमांडू में है और इसके सदस्य देश में है जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव, अफगानिस्तान। ये जो है इसके क्या है प्रमुख सदस्य हैं। भारत में निर्मित पहली फीचर फिल्म टॉकी थी, ठीक है, फीचर फिल्म टॉकी थी। तो ये जो है वो थी आलम आरा, ठीक है, आलम आरा। यानी मैं आपको बता दूं कि निर्माता आरदेशीर ईरानी ने भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा को 14 मार्च, ठीक है, आलम आरा को 14 मार्च 1931 में मुंबई के मैजेस्टिक थिएटर में प्रदर्शित किया गया था। इनमें से कौन सबसे लंबे समय तक भारत में प्रधानमंत्री रहे हैं? तो जो सबसे लंबे समय तक वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है 5 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक, ये जो है वो कब तक 15 अगस्त, ठीक है ना, 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई, ठीक है, 27 मई 1964 तक जो है वो लंबे समय तक के प्रधानमंत्री बने रहे। इतिहास की प्रथम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इतिहास की जो प्रथम पुस्तक है वो लिखी गई थी हेरोडोटस, ठीक है, हेरोडोटस के द्वारा जो है वो भारत की प्रथम इतिहास पुस्तक जो है वो लिखी गई थी। और इतिहास के हेरोडोटस को जो है इतिहास का पिता भी कहा जाता है और इन्होंने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका से 5वीं शताब्दी में ईसा पूर्व भारत फारस के संबंध का वर्णन किया और परंतु इनका विवरण जो है अनिश्चितों एवं अफवाहों के आधारित था। स्वतंत्रता के लिए भारतीय संघर्ष के दौरान कौन सा अधिनियम काला बिल के रूप में जाना जाता था? तो जो काला बिल के नाम में जाना जाता था वो है रॉलेट अधिनियम। यानी मैं आपको बता दूं कि 19 मार्च 1919 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया और जिसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु इसके विरोध ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील किया जा सकता था। महात्मा गांधी ने इस काले कानून की विरोध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी में देशव्यापी हड़ताल करवाई थी। किस मशहूर सूफी संत ने हनोज दिल्ली अभी दूर है टिप्पणी की थी? तो ये टिप्पणी जो है वो की थी निजामुद्दीन औलिया। यानी कि बंगाल अभियान, ठीक है, बंगाल अभियान से लौट रहे गयासुद्दीन तुगलक के लिए सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने टिप्पणी की थी दिल्ली अभी दूर है।
भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन प्रख्यापित कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं अनुच्छेद 356 के तहत। यानी कि किसी भी राज्य के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट दी जाए कि उस राज्य के संवैधानिक तंत्र असफल हो गया है, जो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ पर चलाई? वो है बैरकपुर। ठीक है, बैरकपुर। भारतीय संसद का अपर हाउस कहाँ, अपर हाउस राज्यसभा क्या है? ठीक है, राज्यसभा क्या है? तो वो है एक अस्थाई निकाय है। यानी कि मैं आपको बता दूं कि राज्यसभा एक अस्थाई सदन है जो कि कभी एक साथ भंग नहीं होता, बल्कि इसके 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष बाद अवकाश ग्रहण कर लेते हैं और उनके स्थान पर नए सदस्यों का चुनाव हो जाता है। और इस प्रकार राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, भारतीयों के लिए स्वतंत्रता संग्राम में एक प्रवक्ता के रूप में काम करने वाले लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो वो अखबार जो है वो कौन सा शुरू किया गया था? तो वो किया गया था केसरी। यानी कि बाल गंगाधर तिलक 1881 ईस्वी में, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने 1881 ईस्वी में बम्बई से 2 समाचार पत्र प्रकाशित किए, अंग्रेजी में मराठा एवं मराठी में केसरी। किस राज्य को 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात में विभाजित किया गया था? तो मैं आपको बता दूं कि वो है बॉम्बे। यानी 1 मई 1960 को मुंबई राज्य को विभाजित कर महाराष्ट्र तथा गुजरात प्रांत का गठन किया गया। इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है वो लॉर्ड कर्जन ने की थी। यानी मैं आपको बता दूं कि नवंबर 1904 ईस्वी में इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स की स्थापना लॉर्ड कर्जन ने की थी और 17 से 20 वर्ष से चयनित युवाओं का साम्राज्य के कैडेट एवं उसकी शिक्षाओं के लिए विभिन्न शहरों के मुख्य कॉलेजों की स्थापना की गई थी और कॉलेज राजकोट, लाहौर, इंदौर एवं अजमेर आदि शहरों में स्थापित हुए थे। अगला है, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। तो बंगाल विभाजन की घोषणा जो है वो मैं आपको बता दूं कि वो जो है बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी तो 19 जुलाई 1905 को की गई थी। यानी बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड कर्जन द्वारा 19 जुलाई 1905 को की गई थी, जो कि 16 अक्टूबर 1905 को से प्रभावित हुई थी। और बंगाल विभाजन का उद्देश्य बंगाल के राजनीतिक जागरूकता और एकता को तोड़ना एवं हिंदू मुस्लिमों के बीच में जो है मनुष्यता बढ़ाना था। और परंतु बंगाल विभाजन के स्वदेशी आंदोलन और तीव्र हुआ था, जो कि राष्ट्र में नई ऊर्जा का संचार हुआ था। कर्नल वाइली की हत्या के आरोप में किसे मृत्यु दंड दिया गया? तो ये मृत्यु दंड जो है वो दिया गया था मदन लाल धिंगड़ा को। ठीक है, भारतीय उच्चायुक्त के पद का किस अधिनियम से सृजन हुआ? तो इसका सृजन हुआ भारत सरकार अधिनियम 1919। यानी भारत सरकार अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्पासफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। और इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत के उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था और इसके अंतर्गत प्रांतों का हस्तांतरित विषयों पर भारत सचिव का नियंत्रण कम कर दिया गया, जबकि केंद्रीय नियंत्रण जो है वो बरकरार रहा। महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो उन्होंने जो अध्यक्षता थी वो 1924 में। यानी कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता वर्ष 1924 में की थी और इस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन बेलगांव कर्नाटक में आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? तो जो कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे वो थे वेवेल। ठीक है, वेवेल। यानी कि मैं आपको बता दूं कि कैबिनेट मिशन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री
कैलीमेंट एटली यानी लेबर पार्टी द्वारा वर्ष 1946 में भारत भेजा गया था और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भारतीय नेताओं के साथ मिलकर यह विश्वास दिलाना था कि सरकार संवैधानिक मामलों पर अविलंब समझौता करने हेतु उत्सुक है। और मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य लॉर्ड पैथिक, लॉर्ड नस और जो भारत सचिव थे बोर्ड ऑफ टूटे के प्रमुख स्टैफोर्ड क्रिप्स एवं नौसेना मंत्री अवी लेक्जेंडर भारत आए थे और कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता में जो है पैथिक लॉर्डनेस कर रहे थे। अगला है नाउ आर नेवर, ठीक है, नाउ और नेवर। पैम्पलेट किसने लिखा? तो इसका पैम्पलेट जो है वो लिखे थे रहमत अली, यानी नो और नेवर पैम्पलेट चौधरी रहमत अली ने लिखा था। और उस पैम्पलेट का माध्यम से चौधरी रहमत अली ने एक अलग मुल्क देश पाकिस्तान निर्माण की घोषणा करते हुए लिखा था, अभी नहीं तो कभी नहीं। रहमत अली को पाकिस्तान का वास्तविक सृजनकर्ता भी माना जाता है और इसी काम को मोहम्मद अली जिन्ना ने इकबाल ने बखूबी आगे बढ़ाया। और इस पैम्पलेट को जो है का प्रथम प्रकाशन 28 जनवरी 1933 को किया गया था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये जो है वो पारित किया गया था वर्ष 1900 में, यानी पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1900 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन के समय पारित किया गया था। और लॉर्ड कर्जन ने इस अधिनियम को पारित करवाकर पंजाब प्रांत के किसानों को साहूकारों द्वारा दी जाने वाली बेदखली से बचाया था और किसानों को कम ब्याज पर ऋण प्रदान करने का सुविधा देने हेतु कृषि बैंक और सहकारी समितियों की भी स्थापना की गई। निम्नलिखित में से कौन सा उपागम जो है प्रोजेक्ट अमतर सेन से संबंधित है? तो ये संबंधित है सक्षमता उपागम। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सेंटोस, ठीक है, सेंटोस, यानी कि विश्व का सर्वाधिक कॉफी उत्पादन ब्राजील में होता है और ब्राजील की कॉफी सबसे अधिक उत्पादन साओ पाउलो प्रांत में होता है, जिसे सेंटोस बंदरगाह के निर्यात किया जाता है और साओ पाउलो कॉफी का कहवा प्रांत भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी, यानी कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से होता है और ये जो है उत्तर भारत में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान आवृत करते हुए गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक फैली है। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? तो जल विद्युत का योगदान है 22%, यानी जल विद्युत उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में 7वां है। और भारत का कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत यानी थर्मल पावर का योगदान सबसे अधिक है। और वर्तमान समय में कुल विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत द्वारा 2 से 3% ऊर्जा जो है उत्पादन किया जाता है और भारत में कुल विद्युत उत्पादन का जल विद्युत योगदान करीब 22% है। भारत के जनसंख्या अध्ययन में कौन सी जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है वर्ष 1921। वर्ष 1921। अगला है, निम्न में से कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से फास्फोरस युक्त कार्बनिक पदार्थों के अवायवीय क्षय से के जरिए निर्मित होती है? तो ये निर्मित होती है फॉस्फीन, यानी मैं आपको बता दूं कि फॉस्फीन फास्फोरस में एक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र PH3 है और यह रंगहीन ज्वलनशील एवं विषैली गैस है, जो कि फॉस्फीन फास्फोरस युक्त कार्बनिक यौगिक का एक समूह भी है जिसका समान सूत्र R3P है और जहां R का कोई कार्बनिक व्युत्पन्न यानी कि डेरिवेटिव नहीं है, डेरिवेटेड है। माध्यम के अणुओं को जब कंपनी ऊर्जा के स्तर पर उत्तेजित किया जाता है तो इनके द्वारा प्रकाश का वर्गीकरण निम्न में से किस परिघटना के परिणाम स्वरूप होता है?
तो ये परिणाम स्वरूप होता है रमन प्रभाव। यानी कि रमन प्रकीर्णन या रमन प्रभाव फोटॉन कणों से लचीले वितरण के बारे में है और इसकी खोज प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन ने की थी। 1930 ईस्वी में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार चंद्रशेखर वेंकट रमन को उनके इसी खोज के लिए प्रदान किया गया था। नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है कहलाता है। तो वो जो है वो कहलाता है प्रभाव चैनल। प्रभाव चैनल यानी नहर का वह चैनल जहां पानी का बहाव गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से होता है और उसे प्रभाव चैनल कहा जाता है। और उल्लेखनीय है कि भूजल प्रभाव गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव से लगातार निचले इलाके की ओर बहता है। अगला है सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है। तो सपनों के वैज्ञानिक उसे कहा जाता है ओनिरोलॉजी। ठीक है, ओनिरोलॉजी यानी कि सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को ओन्यूरोलॉजी कहते हैं। और आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सोते समय की चेतना के अनुभूतियों का स्वप्न कहते हैं और स्वप्न का अनुभव की तुलना मृग तृष्णा के अनुभवों से की गई है और एक प्रकार का विभ्रम है। ठीक है, आवर्त नियम जैसा एक ही हम आज देखते हैं कि विकास का श्रेय किसे जाता है। यानी आवर्त नियम जैसा कि हम आज देखते हैं कि विकास का श्रेय किसे जाता है, तो इसका श्रेय जो है वो जाता है डिमित्री मेंडेलीफ। ठीक है, डिमित्री मेंडेलीफ। यानी कि आवर्त नियम रसायन शास्त्र का एक महत्वपूर्ण नियम है और इसे 1869 ईस्वी में रूस के प्रसिद्ध वैज्ञानिक डिमित्री मेंडेलीफ ने प्रतिपादित किया था। पीलिया किस अंग की, ठीक है, पीलिया यानी जॉन्डिस किस अंग की व्याधि है, तो ये जो है वो है यकृत। यानी कि हेपेटाइटिस या पीलिया जॉन्डिस यकृत लीवर का रोग है और यह वायरस से होता है। और यकृत का पीलिया रोग रक्त के सीरम यानी कि बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाने के सेलिस्मिक झिल्ली तथा त्वचा का रंग पीला हो जाता है। सिफिलिस लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग है। सिफिलिस लैंगिक संबंध से होने वाला गुप्त रोग है, वह होता है तो वह जो है वो होता है बैक्टीरिया से। यानी कि मैं आपको बता दूं कि सिफिलिस रोग का कारण ट्रेबोनेमा पैल्डिम नामक बैक्टीरिया है और यह जो है जनेंद्रियों का रोग है जिसे एक कड़ी पिटिका बन जाता है। ब्लैक होल क्या है, तो ब्लैक होल जो है वो ढ सितारा है, ए कोलस्पिड स्टार। भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया था, तो ये जो है वो किया था राजस्थान में। यानी कि 18 मार्च 1974 को भारत ने राजस्थान पोखरण में सर्वप्रथम एक सफल भूमिगत परीक्षण किया और प्रथम परीक्षण 24वें वर्ष पश्चात 13 मार्च 1998 को भारत के पोखरनम में 5 और सफल परीक्षण किए गए। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल होते हैं, तो वो होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। ठीक है, घड़ी का जो प्रयुक्त होने वाले क्वार्ट्ज और क्रिस्टल होते हैं वो सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं और जिसका रासायनिक सूत्र SiO2 होता है। ठीक, इसका रासायनिक सूत्र SiO2 होता है। ब्रोमीन होती है, तो ब्रोमीन जो है वो होती है लाल द्रव। ठीक है, यानी ब्रोमीन समान ताप पर गहरे लाल यानी ब्राउन रंग का जो है ब्राउन रंग का द्रव है और यह वर्ग जो है 17 का सदस्य है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है, वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस है ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन। अगला है दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंगदैर्घ्य की सीमा है, तो इसकी सीमा है 3900 एन 7600 यानी कि 3900 ए माइनस से लेकर 7600 ए तक। ठीक है, अगला है वह तत्व जो मानव पसीने के माध्यम से उत्सर्जित होता है, तो जो मानव पसीने से उत्सर्जित वो है कार्बन।
नीला थोथा रासायनिक रूप से है, तो नीला थोथा रासायनिक रूप से है कॉपर सल्फेट। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता दूं कि जल आयोजित कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 एंड 5H2O को नीला थोथा कहा जाता है, और इसका कारण कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का नीला रंग होना है। तो हमारा अगला प्रश्न है, एक ठोस के सीधे गैस में परिवर्तन को कहते हैं। तो एक ठोस के सीधे उस जो कहते हैं हम लोग, उसे हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं, यानी कि ठोस अवस्था से बिना द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए सीधे गैस अवस्था की परिवर्तित हो जाता है, और जो कि ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे कि ठोस CO2 और NH4Cl आदि इस तरह से होते हैं। अगला है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है। तो ये जो है वो नियंत्रित करता है कार्बोहाइड्रेट को, यानी कि इंसुलिन जो है अग्नाशय द्वारा स्रावित हार्मोन है, जो कि यह रक्त के ग्लूकोज को स्तर पर जो है ग्लाइकोजेनेसिस द्वारा नियंत्रित करता है, जो कि ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है, जो कि ग्लूकोज का एक मोनोसैकेराइड प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, और जो कि इंसुलिन मानव तंत्र में कार्बोहाइड्रेट उपापचय के नियंत्रित करता है। निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है, तो इसमें से जो एंटीबायोटिक है वो है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज, यानी कि मैं आपको बता दूं कि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक औषधि है, और इसका प्रयोग सूक्ष्म जीवों को समाप्त करने के लिए किया जाता है। और सल्फाइडाइजिन जो है एक सल्फा यानी एंटीबायोटिक्स कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है। तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट है चावल में, यानी कि गेहूं, जौ, चावल एवं मक्का सभी विभिन्न प्रकार के अनाज हैं, जो कि हमारे घर में भी होते हैं, हम लोग देखे भी हैं। और जो कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत हैं वो है चावल, जो कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, और कार्बोहाइड्रेट शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जो हमारे भोजन में सबसे प्रमुख भाग होते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, तो सबसे भारी धातु जो है वो है पेल्टिनम। और मैं आपको बता दूं कि जो धातु है सर्वाधिक भारी जो होती है वो पेल्टिनम, और इसका जो है भारी धातु जैसे इसका ऑक्सीसमय जो होता है वो एस होता है, और ऑप्सिसम का घनत्व जो है 22.60 होता है, प्लेटिनम का 21.45, सोना का 19.32, पारा का 13.55 और चांदी का 10.50। स्टेनलेस स्टील एक मिश्र धातु है, तो ये मिश्र धातु है लोहे और क्रोमियम की, यानी कि लोहे और स्टेनलेस स्टील प्रमुख रूप से लोहे तथा क्रोमियम की मिश्र धातु है, और इसमें क्रोमियम जो है लगभग 10.5% होता है। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है, और यह जो है वो होता है जिप्सम, यानी कि शरीर की टूटी हुई हड्डी जो जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है वह जिप्सम है, यानी CA ठीक है, SO4 2H ठीक है, 2H2O ठीक है, को 373 K पर गर्म करके प्राप्त किया जाता है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े हो कहलाता है, तो वो जो है वो कहलाता है एल्कीन, यानी कि अबंधित 2 कार्बन परमाणुओं का हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाता है, और इसका सूत्र जो है CH ठीक है, इसका सूत्र CH2 है। जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्न में से कौन सा उत्तरदायी है। तो जो उत्तरदायी है वो है DNA ठीक है, यानी कि कोशिका नाभिकों में विद्यमान DNA यानी कि डिऑक्साइरिबोन्यूक्लिक
एसिड जो सभी जीवों में आनुवांशिक संरचना का निर्माण करता है और वंशानुगत विशेषताओं का गुण धर्मों का मूलतः सैकड़ों लंबे युग्मों का जो है न्यूक्लियोटाइड क्रम यानी कि कुटंकित किया जाता है और इस डीएनए अनुक्रम जिनका डीएनए वंशानुगत जो है बहुत ही विशेष होती हैं। टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एकलक का बहुलक है? तो ये बहुलक है टेट्राफ्लोरोएथिलीन, ठीक है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन और इसका जो है वो CF2 इसका एकलक बहुलक है, CF2 एकलक बहुलक है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है A, B, C और D के बीच किसी निश्चित राशि को इस प्रकार विभाजित किया है कि भागों का अनुपात A अनुपात B अनुपात C अनुपात D यानी 4 अनुपात 12 अनुपात 30 अनुपात 45। यदि A और D के भागों के बीच अंतर 5535 रुपये है तो कुल राशि रुपए में ज्ञात करें। यानी कि हम इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि माना कि A, B, C तथा D, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि स्पेस ना होने की वजह से मैं जो वर्ड्स कुछ होते हैं जो कि मैं जो मुंह से बोलती हूँ, मतलब ऐसे मैं बोल देती हूँ, लिखती नहीं हूँ, मैं बस वही वर्ड्स लिखती हूँ जो मेन होते हैं, ठीक है। तो ये मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि माना A, B, C तथा D के भाग क्रमशः 4A, 4A, 12A, 30A और 45A, ठीक है। हमारे पास ये जो है वो 4 अंक है। अब हम इसमें से क्या कर सकते हैं, 45A माइनस 4A कर सकते हैं, ठीक है। 45A माइनस 4A इक्वल टू 5535 यानी 5535। हमारे पास क्या हो गया, 41A बच गया, ठीक है। 41A इक्वल टू 5535। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, A इक्वल टू क्या कर देंगे, A इक्वल टू 5535 बटा 41 यानी कि A इक्वल टू 135, ठीक है। अब हमारे पास कुल कितने भाग हैं, 4 है, 4, 12, 30, 45। तो हम लोग क्या कर देंगे, कुल भाग इक्वल टू 4A प्लस 12A प्लस 30A प्लस 45A, ठीक है। इन सबको हम लोग प्लस कर दिए, हमारे पास टोटल कितना आ गया, 91A, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। और आप लोग इसको नोट कीजिएगा और नोट करने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोग इसको ध्यान से देखिए और समझिए और कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा टोटल ऐड करने के बाद कितना आ गया, 91A यानी 91A। अब हम क्या करेंगे, A इक्वल टू 91 गुना 135 यानी 135। इन सबको गुना करने के बाद हमारे पास क्या आ गया, गुना कर देंगे तो 12,285 रुपये, ठीक है। A, B और C 3 पाइपों द्वारा कोई टंकी 4 घंटे में भरती है। पाइप C, B की तुलना में 1/2 गुना तेज है और B A की तुलना में 3 गुना तेज है। अकेले पाइप A द्वारा टंकी कितने घंटे में भरेगी? तो हमारे पास टोटल कितना है, 1 और 3, ठीक है। तो हम लोग 1:3 लिखेंगे इक्वल टू क्या कर सकते हैं हम लोग, 3 गुना तेज है, ठीक है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 1 गुना 2 गुना 1 करेंगे तो 2 प्लस 1 कर देंगे तो 3 यानी कि 3 गुना 3 बटा 2, ठीक है। 3 गुना 3 बटा 2 यानी कि 2:6:9, ठीक है। 3:6:9। अब इन तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, इन तीनों को 2 + 6 + 9, ठीक है, गुना 4 इक्वल टू यहाँ पर 4 है, 2 गुना x, माना कि हमारे पास क्या है x, इसको एक टंकी के। उसके बाद हम लोग यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग लिखेंगे x इक्वल टू टोटल को प्लस करने के बाद हमारे पास 17 आ गया, 17 गुना 4/2 यानी कि 17 गुना 4 करेंगे तो 17 गुना 4 तो x इक्वल टू 68/2। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास क्या आ गया 34, ठीक है।
34 घंटे में जो है वो ये भरेगी। कोई दुकानदार रुपए हानि पर 455 रुपये में कोई वस्तु बेचता है, यदि वह इस वस्तु को 490 रुपये में बेचता है तो उससे हुई हानि की 4 गुना धनराशि के बराबर लाभ होता है। 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस कीमत पर रुपए में बेचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले माना कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, x रुपये। ठीक है, माना कि वस्तु के क्रय मूल्य इक्वल टू x रुपये, तो यहाँ पर x माइनस 455। ठीक है, हमारे पास 455 रुपये है, तो 455 गुना 4 इक्वल टू 490 माइनस x, 490 माइनस x। ठीक है, यानी कि 4x। ठीक है, 4x माइनस 1820। ठीक है, 4x माइनस 1820 इक्वल टू 490 माइनस x। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 490 और 455 है। ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए। अब इसके आगे हम लोग तो 5x इक्वल टू 2310। ठीक है, तो 2310 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू हमारे पास क्या बच जाएगा, 462। ठीक है, 462। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य हमें निकालना है, तो विक्रय मूल्य इक्वल टू 462 गुना 125/100। ये तो हमें डिवाइड करना आता है, तो इसको हम लोग कर देंगे गुना भागा डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या है 577.50 रुपये। ठीक है, 50 रुपये। अगला है, यदि 9 अंक वाली संख्या 7698x 148y 72 से विभाज्य हो तो 4x + y का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो यहाँ पर 72 से, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वर्ड संख्या क्या है, इतना है। ठीक है, और इसे 72 से विभाज्य है तो, ठीक है, विभाज्य है तो ये पूछ रहा है, तो 72 8 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य। 8 9 72, 9 8 72। ठीक है, 8 से विभाज्य वैसी संख्या जिनके अंतिम से 3 अंक 8 से विभक्त हैं। ठीक है, यानी कि y इक्वल टू 4। ठीक है, और 9 से विभाज्य वैसी संख्या जिनके सभी अंकों का योग क्या है, 9 है। यानी कि जो हमें 9 से एक विभाज्य संख्या होती है जिनके संख्याओं का योग 9 है, तो x इक्वल टू क्या, 8। ठीक है, x इक्वल टू 8। अब हमारे पास जो संख्या है, ठीक है, हमारे पास संख्या क्या है टोटल, तो हमारे पास टोटल संख्या है 76 98 81। ठीक है, 76 98 81 38 4। ठीक है, अब 4x + y का मान हमें ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 4x + y इक्वल टू ब्रैकेट 4 गुना 8 + 4 यानी कि 36। 36 का 6 से डिवाइड कर देंगे तो 6। निम्न व्यंजक का मान ज्ञात करें। तो मैं इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे जो भी अभी तक मैं अपने वीडियो डाली हूँ चैनल पे उसे आप लोग देखें, ताकि इससे जुड़े मैंने बहुत सारे सवालों को जो है अपने वीडियो में सॉल्व करके मैं बताई हूँ। तो आप लोग मेरे वीडियो को देखेंगे तो उससे आपको क्या होगा कि छोटे छोटे अंकों से जो है हम बड़े बड़े चीज़ों को सीख लेते हैं। अगर हम लोग किसी चीज़ को सीखेंगे तो पहले हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं, यानी कि ए से स्टार्ट करते हैं, तब हम जेड तक सीखते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से अभी तक आप लोगों ने मेरे पूरे वीडियो को नहीं देखा है तो आप लोग जाइए देखिए, ताकि आप लोगों को समझ में आएगा कि इस तरह के सवाल कैसे सॉल्व किए जाते हैं। तो मैं इस सवाल को आप लोगों को देती हूँ, क्योंकि जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है उनके लिए थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन जिन्होंने मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अभी तक देखा है तो उनके लिए बहुत ही ईजी है। अगर वो समझे हैं तो उनके लिए और सभी के लिए जो है वो मैं ये क्वेश्चन दे रही हूँ आज के लिए कि आप लोग इसको खुद से सॉल्व करें, और सॉल्व हो जाए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं हो फिर भी बताएं, मैं अगले वीडियो में से सॉल्व करके ज़रूर बताऊंगी। तो इसका आंसर ये है और आप लोग सॉल्व कीजिए। मोहन अपने पिता की आधी आयु का है। ठीक है, और 15 वर्ष पहले मोहन अपने पिता की आयु की 1/3 आयु का था। 5 वर्ष बाद मोहन कितने वर्ष का हो गया? तो यहाँ पर चलिए हम लोग मानेंगे कि माना कि पिता की आयु क्या है, 1 वर्ष है, और मोहन की आयु इक्वल टू x/2 है। ठीक है, अब 15 वर्ष पहले पिता की आयु, तो क्या करेंगे 15 वर्ष पहले पिता की आयु इक्वल टू x - 15। अब मोहन की आयु
तो मोहन की आयु इक्वल टू x/2 माइनस 15 वर्ष। ठीक है, अब हम लोग क्या कर देंगे, 1/3 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, मोहन अपने पिता की आयु के 1/3 आयु का था 15 वर्ष पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/3 ब्रैकेट x माइनस 15 इक्वल टू x/2 इक्वल टू x/2 माइनस 15। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए, क्योंकि यहाँ पर 1/3 भी बोल रहा है, फिर आयु के आधा भी बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 15/30, ठीक है, इक्वल टू x माइनस 30/2, यानी कि 2x, ठीक है, माइनस 30 इक्वल टू 3x इक्वल टू 90। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ तक आप लोग समझ गए, और आप लोग इसको नोट भी कीजिएगा, स्पेस कम होने की वजह से मैं बार बार इसको जो है वो मिटा रही हूँ। अगला, अब इसके बाद 3x माइनस 2x इक्वल टू 90 माइनस 30, यानी कि x इक्वल टू 60 वर्ष। ठीक है, 60 वर्ष। अब मोहन की आयु क्या है, x/2 वर्ष, मोहन की आयु इक्वल टू x/2, यानी कि 60/2 इक्वल टू 30 वर्ष। ठीक है, 30 वर्ष। 1 से 50 तक की उन संख्याओं का औसत दशमलव के एक स्थान तक सही ज्ञात करें जो 2 या 5 से गुणज यानी कि मल्टीप्लाई है। तो मैं आपको बता दूं कि 2 के गुणज यानी 2, 4, 6, 50 तक। ठीक है, 2, 6, 4, 50 इस तरह से मान लेते हैं। तो यहाँ पर माना 2 का गुणज, ठीक है, 2, 4, 6 इसी तरह से 50 तक ले लिए। ठीक है, 8, 10, 12, 14, 15 इस तरह से। तो अब यहाँ पर एक तरह से हम यहाँ पर मान लेते हैं n। ठीक है, n इक्वल टू 50 माइनस 2/2, ठीक है, प्लस 1, ठीक है, इक्वल टू 25। ठीक है, अब योग हमें ज्ञात करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि 25/2, ठीक है, 25/2 ब्रैकेट 2 + 50, ठीक है, इक्वल टू 25/2 गुना 52 इक्वल टू 625। ठीक है, 52 600, यहाँ पर हम लोग गुना करेंगे तो 650। ठीक है, 650। अब 5 से गुणज, ठीक है, इसी तरह से 5 से गुणज, यहाँ तक तो आप लोग समझ गए। अब 2 या 5 की गुणज, ठीक है, तो 2 का तो गुणज हो गया, 5 का गुणज। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि 5 का गुणज, जैसे 5, 10, 15 ऐसे करके 50 तक। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लेते हैं कि n इक्वल टू 10। ठीक है, तो योग हमारे पास क्या हो जाएगा, तो 10/2 ब्रैकेट 5 + 50 इक्वल टू 5 गुना 55 इक्वल टू 275। ठीक है, अब 10 के गुणज, तो 10 के गुणज 10, 20, 30, 40, 50, 10 के गुणज तो 10, 20, 30, 40, 50 इस तरह से हो गए। अब यहाँ पर इसका मान लेंगे क्या, 10 का 5 का हो गया, अब 10 का गुणज, तो 10 का गुणज माने तो उसका मान लेते हैं कि 5 है, जैसे 10, 20, 30, 40, 50। तो इस तरह से 5/2 ब्रैकेट 10 + 50, ठीक है, इक्वल टू 5/2 गुना 60 इक्वल टू 150। ठीक है, 150। यहाँ तक आप लोग समझ गए, और स्पेस ना होने की वजह से मैं मिटा रही हूँ, मैथ थोड़ा लंबा है पर ठीक है। अब हमारे पास अब औसत क्या है, तो कुल योग बटा संख्या कर देंगे। क्या कर देंगे, कुल योग बटा संख्या। ठीक है, यानी कि 650 प्लस 275 माइनस 150, ठीक है, बटा 25 प्लस 10 माइनस
5, ठीक है, यानी कि इक्वल टू 775/30। तो इससे डिवाइड कर देंगे तो 25.4, ठीक है, 25 दशमलव यहाँ पर डिवाइड कर देंगे हम लोग तो 25.8 आ जाएगा, ठीक है। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि X% की छूट देने के बाद उसे 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य क्रमशः 920 रुपये है तो 1472 रुपये है, तो X का मान ज्ञात करें। X का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो X का मान क्या हो जाएगा, 25%। और ये बहुत ही इजी सवाल है क्योंकि हमारे पास टोटल जो है वो दिया हुआ है 920, 1475। तो इसे हमें क्या कर देना है, 920/1475, 100 - 1, 100/+, इस तरह से करके इसे हमें डिवाइड कर देना है, हमारे पास जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा अगला सवाल है स्थिर जल में किसी मोटर बोट की चाल 20 किलोमीटर घंटा है। यह धारा किसी दिशा में 150 किलोमीटर की दूरी तय करती है और फिर शुरुआती बिंदु पर वापस आती है। यदि राउंड ट्रिप में 16 घंटे का समय लगता है तो नदी के प्रवाह की चाल किलोमीटर घंटा ज्ञात करें। तो यहाँ पर मानते हैं कि मोटर बोट की चाल क्या है, x है, और 20 किलोमीटर घंटा है, तो माना कि नदी का प्रभाव क्या है, y है। तो यानी कि 150/20 + y + 150/20 - y 20 - y इक्वल टू 16 घंटे का क्या है, समय लगता है राउंड लेने में। तो अब यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 150, ठीक है, ब्रैकेट 20 - y, ठीक है, प्लस 20 + y बटा 20 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है। यानी 400 - y स्क्वायर इक्वल टू 150 गुना 40/16, ठीक है। यानी कि 400 - y स्क्वायर इक्वल टू 375, डिवाइड करने के बाद 375, ठीक है, 375, यानी कि y स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, 25, यानी कि y इक्वल टू 5 किलोमीटर घंटा का जो है वो लेता है। अगला है गलती से किसी धनात्मक भिन्न के स्थान पर इसका वास्तुक्रम टाइप हो जाता है और इस तरह इसके मान में 175/4% की कमी होती है। भिन्न का मान ज्ञात करें। तो माना कि भिन्न का मान क्या है, x है, माना कि भिन्न का मान इक्वल टू s और इसका वास्तुक्रम क्या है, 1/x है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/x है, ठीक है, 1/x इक्वल टू x गुना 100 - 175/4/100, ठीक है। यानी कि 1x इक्वल टू x गुना 225/400। यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब मैं इसको मिटा रही हूँ क्योंकि स्पेस नहीं है, जैसे कि मैं बार बार बोल रही हूँ। तो यहाँ तक हो गया 400। अब 1/x इक्वल टू x गुना 9/16, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 16/9। तो 16/9 करेंगे तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 4/3, ठीक है, 4/3। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सर्वाधिक तेज होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सर्वाधिक यानी कि 1500 मीटर मिनट। यहाँ पर क्या करेंगे, 1500/60, ठीक है, 1500/60 यानी कि 25 मीटर सेकेंड। 90 उसके बाद 90 है
तो 90 को भी मानते हैं, तो 90 गुना 5/18 तो 25 मीटर सेकेंड। यानी कि इसमें जो होगा तीनों का समान है, इसलिए उत्तर में क्या होगा, इनमें से कोई नहीं। ए और बी एक काम 8 दिन में कर सकते हैं, बी और सी वही काम 12 दिन में कर सकते हैं, ए बी और सी मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, ए और सी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो माना कि हाँ हमारे पास दिन क्या है, x दिन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1/12 प्लस 1/8 प्लस 1/x इक्वल टू 2 गुना 1/6, यानी कि 1x इक्वल टू 1/3 माइनस 1/12 माइनस 1/8 इक्वल टू 8 माइनस 2 माइनस 3/24, ठीक है 24। तो 8 माइनस 2 माइनस 3 कर दिए, तो हमारे पास टोटल क्या आ गया, इसमें से माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है कर देंगे। यहाँ पर 24 है तो 1/24, यहाँ तक तो आप लोग कर लेंगे, इतना तो आप लोगों को भी समझ में आता है कि कैसे होगा। तो ठीक है 1/24, 1 यहाँ पर माइनस करने के और उसके बाद डिवाइड कर देंगे टोटल करने के बाद, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1/8, ठीक है 1 यानी कि 8 दिन। एक वस्तु को किसी कीमत पर बेचने में एक आदमी 20% मुनाफा कमाता है, वही वस्तु दुगनी कीमत पर बेचने से मुनाफा का प्रतिशत होगा। तो माना कि क्रय मूल्य क्या है, 1 रुपये है, ठीक है माना कि क्रय मूल्य 1 रुपये है और विक्रय मूल्य क्या है 1.2x रुपये, ठीक है। अब दोनों का क्या है मूल्य बेचने पर विक्रय मूल्य, दोनों को बेचने पर विक्रय मूल्य क्या है 2.4x रुपये और हमारे पास लाभ क्या है, तो यहाँ पर 2.4x माइनस x बटा x गुना 100, ठीक है गुना 100 यानी कि इक्वल टू 140%, ठीक है 140%। 2 दर्जन केले की लागत मूल्य 32 रुपये है, 18 केले 12 रुपये प्रति दर्जन की दर से बेचने के बाद दुकानदार दर घटाकर 4 रुपये प्रति दर्जन रखता है, नुकसान का प्रतिशत होगा। तो यहाँ पर जो उसके पास पर्याप्त मूल्य क्या है 12 गुना 1.5 प्लस 4 गुना 0.5, ठीक है इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 18 प्लस 2 यानी कि 20 रुपये, ठीक है 20 रुपये। अब हानि हमें निकालना है उसका, तो यहाँ पर क्या कर देंगे 32 रुपये है तो 32 माइनस 20/32 यानी कि 12/32 गुना 100, 12/32 गुना 100 करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, हम इसको गुना करके डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा 37.5%। एक रेडियो 990 रुपये में 10% मुनाफा लेकर बेचा गया, यदि वह 890 रुपये में बेचा जाता है तो कितने प्रतिशत नुकसान या मुनाफा होता है। तो इसका एक बहुत ही छोटा सा मैं ट्रिक बताती हूँ कि जैसे उसका लागत मूल्य क्या है 990 रुपये, तो हम क्या कर देंगे 990 रुपये और 10% का मुनाफा तो गुना 100/110, ठीक है यानी कि 900 रुपये, ठीक है 900 रुपये। अब हानि हमें निकालना है कि उसके कितना नुकसान या मुनाफा होता है, ठीक है तो यहाँ पर क्या कर देंगे 900 माइनस 890/900 गुना 100, ठीक है गुना 100। तो ये टोटल गुना माइनस करने के बाद गुना करके डिवाइड कर देंगे तो हमें पास टोटल क्या आ जाएगा इक्वल टू 1 गुना 1/9% नुकसान। आज एक पिता एवं पुत्र की आयु का योग 100 वर्ष है। 5 साल पहले पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात 2:1 था। 5 वर्ष बाद पिता एवं पुत्र का आयु का अनुपात होगा। तो माना कि पिता का उम्र x वर्ष एवं पुत्र की उम्र क्या है y वर्ष, ठीक है। आप क्या करेंगे x + y = 100 वर्ष,
ठीक है, यानी कि x माइनस 5, उसके बाद क्या बोल रहा है, और x y माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5 बटा y माइनस 5 इक्वल टू 2/1, अनुपात 2/1 है तो 2/1, ठीक है। अब क्या है, x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5 इक्वल टू 2y माइनस 2y माइनस 10, ठीक है। यहाँ तक आप लोग समझ गए। अगर कहीं कोई भी कन्फ्यूजन हो तो जैसे मैं आप लोगों से बार बार बोलती हूँ कि कहीं भी कुछ ना समझ में आए या कहीं भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ और अच्छे से समझाऊँ। तो यहाँ तक ठीक है। अब उसके बाद हम लोग लिखेंगे x, वहाँ तक हो गया था x माइनस 2y इक्वल टू -5, ठीक है, -5। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास समीकरण 1 जो है वो 100 और समीकरण 2 -5 को घटाने पर तो y इक्वल टू क्या, 35 वर्ष, ठीक है, और x इक्वल टू y इक्वल टू 35 वर्ष और x इक्वल टू 65 वर्ष, ठीक है, 65 वर्ष। अब क्या करेंगे, 65 प्लस 5/35 प्लस 5 तो 70/40, ठीक है, यानी कि 10 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड, यानी कि 7/4, यानी कि 7:4। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 460 वर्ग मीटर है। यदि उनकी लंबाई उनकी चौड़ाई से 15% अधिक है तो उस आयताकार मैदान की चौड़ाई कितनी होगी। तो माना कि चौड़ाई इक्वल टू x मीटर, ठीक है, माना कि चौड़ाई इक्वल टू x मीटर है और लंबाई इक्वल टू 1.15x मीटर होगा, ठीक है। क्या, लंबाई, चौड़ाई x है और लंबाई 1.15x मीटर होगा। अब हम लोग क्या कर देंगे, x गुना 1.15x, ठीक है, 1.15x इक्वल टू 460, ठीक है, 460। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, यानी कि x इक्वल टू 400 को जो है वो हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा, 20 मीटर, ठीक है, 20 मीटर हमारे पास, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें क्या होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। 130 मीटर लंबी ट्रेन जो 45 किलोमीटर घंटा की गति से चलती है वह एक पुल 30 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई कितनी होगी। तो माना कि ट्रेन की लंबाई L मीटर, ठीक है, माना कि ट्रेन की लंबाई L मीटर, यानी कि 130 प्लस L बटा 30 इक्वल टू 45 गुना 5/18, ठीक है, यानी कि L इक्वल टू 25/2 गुना 30 माइनस 130, यानी कि टोटल हमारे पास 245। सप्ताह के प्रथम 4 दिन के तापमान की औसत 38.6 डिग्री सेल्सियस और अंतिम 4 दिन की औसत 40.3 डिग्री सेल्सियस। यदि सप्ताह का औसत तापमान 39.1 डिग्री सेल्सियस है तो गुरुवार का तापमान क्या होगा। तो गुरुवार का तापमान, तो इसमें हम क्या कर देंगे कि 4 दिन के तापमान, तो 4 गुना 38.6, ठीक है, प्लस 4 गुना 40.3 माइनस 7 गुना 39, ये सभी एक ही लाइन में होंगे पर स्पेस ना होने की वजह से मैं ऐसे लिख रही हूँ, इक्वल टू 154.4 प्लस 161.2 माइनस 273.7 करने के बाद हमारे पास टोटल क्या आ गया, 41.9, ठीक है। अंकों 6, 5, 0, 12, 8 के औसत क्या होगी। तो इसकी औसत क्या होगी, तो मैं आपको बता दूं 6 +
5 + 0 + 12 + 8/5 = 31/5 यानी कि 6.2। 11 सदस्यों की एक क्रिकेट टीम के कप्तान 26 वर्ष का है और क्रिकेट कीपर उससे 3 वर्ष पुराना है। अगर इन दोनों की आयु निकाल दिया जाए तो बाकी खिलाड़ियों की औसत आयु पूरी टीम की औसत आयु की 1 वर्ष कम होगी। पूरी टीम की औसत आयु क्या है? तो पूरी टीम की औसत आयु जो है वो 23 वर्ष है और इसे आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा, बहुत आसानी से सॉल्व होगा। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए ताकि मैं इसको इसलिए नहीं छोड़ती कि मुझे नहीं बताना या ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसलिए 1-2 क्वेश्चन आप लोगों को हर वीडियो में देती हूँ कि इससे आप लोगों को भी ये हो कि नहीं, मैं जो पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ तो वो मुझे समझ में आ रहा है तो मैं इस चीज़ को बना सकती हूँ। तो आप लोग, इसलिए मैं आप लोगों को देती हूँ कि आप लोग कुछ क्वेश्चन जो है खुद से सॉल्व कीजिए ताकि आप लोगों को भी ऐसा लगे कि नहीं, आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो आप लोगों को समझ में आ रहा है। 9 के क्यूब गुना 5 का क्यूब स्क्वायर भागा 15 का स्क्वायर गुना 3 का स्क्वायर क्यू है। ठीक है, इसका हमें क्या करना है? मान निकालना है। तो 3 का क्यू गुना 5 का क्यू स्क्वायर भागा, ये हमारा क्या है? क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग इतना लिख लेंगे। उसके बाद लिखेंगे 9 के स्क्वायर 6 गुना 5 के स्क्वायर 6, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भागा 15 के स्क्वायर 6 गुना, क्योंकि यहाँ पर 2 से है। ठीक है, 3 के 6 यानी कि 3 के स्क्वायर 6 गुना 3 के स्क्वायर 6 गुना 5 के स्क्वायर 6 भागा 3 के स्क्वायर 6 गुना 5 के स्क्वायर 6 गुना 3 के स्क्वायर 6। ठीक है, यानी कि 3 के स्क्वायर 12, आप लोग इसको समझ रहे होंगे। 5 के स्क्वायर 6 भागा 3 के स्क्वायर 12 गुना 5 के स्क्वायर 6 इक्वल टू हमें पास क्या आ गया? सिर्फ 1, क्योंकि इसका हम लोग करके और इतना से भागा दे देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अल्फ्रेड 4700 रुपये से एक पुराना स्कूटर खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च करता है। अगर वह 5800 रुपये में स्कूटर बेचता है तो उसे लाभ का प्रतिशत है? तो उसे लाभ का प्रतिशत है 5 गुना 5/11%। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए जिसमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल है। उसके कुल स्कोर का कितना प्रतिशत क्रिकेट के बीच दौड़कर बना था? तो उसे दौड़कर कितना बना था? तो मैं आपको बता दूं कि वो बना था 45 गुना 5/11। और मैं क्वेश्चन जो है जैसा कि अभी बताई हूँ, तो इसलिए मैं कुछ क्वेश्चन आज आप लोगों को टेस्ट के लिए दे रही हूँ। ठीक है, टेस्ट के लिए आप लोग इसको बनाइए ताकि आप लोगों को भी पता चले कि आप लोग अभी तक जो है कितने ध्यान से मेरे वीडियो को देखें, यानी मैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन की हूँ, पढ़ाई हूँ, बताई हूँ, उसे कितने ध्यान से देखें हैं और कितना आप लोग अभी तक समझे हैं। तो इसलिए आज एक छोटा सा आप लोगों के लिए टेस्ट है। अगला है, 3 उम्मीदवारों के ने चुनाव लड़ा और क्रमशः 1136, 7636 और 11628 वोट प्राप्त किया। कुल वोट का कितना प्रतिशत विजेता उम्मीदवार को मिला? ठीक है, तो 3 उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मत कितने हैं? 1136 प्लस 7636 प्लस 11628। ठीक है, यानी टोटल क्या है हमारे पास? 20,400। ठीक है, विजेता उम्मीदवारों को प्राप्त मत क्या है? 11,628। ठीक है, विजेता उम्मीदवारों का प्राप्त मत जो है 11,628 है। अब उम्मीदवारों के प्राप्त मत का हमें प्रतिशत निकालना, तो हम लोग क्या करेंगे? 11,628 बटा 20,400 गुना 100 कर देंगे, जो कि आप लोगों को प्रतिशत निकालने आता है। प्रतिशत निकालेंगे तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? 57%। ठीक है, अगला है, किसी विशिष्ट कूट भाषा में लेबर को 269 और एक्सेल को 321 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में
काउट्स को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। तो जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी इस तरह के सवाल जो है मैं अपने वीडियो में बताई हूँ, तो जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखें, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले तो ये अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार, जैसे एल जो है अल्फ़ाबेट के 15वें स्थान पर है, ठीक है। ए जो है 26, बी जो है 25, यानी कि इसे पीछे से लिया गया है, ठीक है ना। आर जो है 9, यू जो है, ये सब जो है भावेल है और इन सब के जो है वो नंबर के अनुसार है अल्फ़ाबेट के। तो जो वर्ड जो है, जैसे ए पहले स्थान पे है, बी दूसरे स्थान पे है, तो इसे इस तरह से ना लिख के ए को 26, बी को 25, ओ को 12, यू को 6, आर को 9, एल को 15, ये टोटल को जोड़ के इसमें क्या कर देंगे, 3 से गुना कर देंगे, तो हमें इसका हो जाएगा 279, ठीक है। उसी तरह से एक्सेल को एक ई जो है 22वें स्थान पर, एक्स तीसरे स्थान पर, इस तरह से इसको भी करेंगे, यानी कि भवेल के 3 जितना आएगा उसमें 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा। उसी तरह से काउट जो है उसको करेंगे तो 535, ठीक है। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें। कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानते हुए भले ही समान रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत हो, निर्धारित करें कि कौन से निष्कर्ष प्रदत्त कथनों के तात्विक रूप से अनुसार सभी नींबू बेर है, सभी बेर खजूर है, कुछ खजूर आम है। और निष्कर्ष क्या है, कुछ नींबू आम है, कुछ आम बेर है, सभी नींबू खजूर है, कुछ आम खजूर है, ठीक है। तो इसमें जो है निष्कर्ष जो हमारा है वो 3 और 4 दोनों क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, ठीक है। 3 और 4, जैसे कि सभी नींबू खजूर है, कुछ आम खजूर है, ये जो है अनुसरण करते हैं। वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से, यानी लीबिया और त्रिपोली आयरलैंड, यानी कि जिस प्रकार त्रिपोली लीबिया की राजधानी है उसी प्रकार डब्लिन आयरलैंड का जो है वो राजधानी है। अगला है, नीचे 4 वर्ण समूह दिए गए जिनमें से 3 का किसी संदर्भ में एक समान और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत वर्ण का चयन करें। यानी फिर से मैं आपको बता दूं कि ये अल्फ़ाबेट के नंबर के अनुसार है। जैसे कि जी के कितने अंक के बाद क्या आता है, तो जैसे GHIJ के 4, ठीक है, चौथे स्थान पर। फिर के बाद पी से भी 6 अंक के बाद आता है, जैसे पी हो गया तो QRSTU भी छठे स्थान। उसी तरह से एन जो है तो NMOPQR चौथे पर है। उसी तरह से आई से पी जो है 7 अंक के बाद है, ठीक है। सी से जी 4 अंक के बाद है और टी से जेड 6 अंक के बाद है। आर भी से 4 अंक के बाद है और ई ए अल्फ़ाबेट के, तो इसमें भिन्न कौन है, NRIP, ठीक है। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूर्ण करेगा, ठीक है, जो श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ पर क्या है, DQ है, ठीक है, तो यहाँ पर T होगा, DQTPLN, फिर यहाँ पर हमारे पास T होगा, ठीक है, D। उसके बाद DQT, यहाँ पर हमारे पास P होगा, ठीक है, P। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास Q होगा, उसके बाद TPL, उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास N होगा, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर हमारे पास T और L होगा, यानी कि जो हमारे पास होगा वो होगा TDPQNTL, ठीक है। वह वेन आरेख चुने जो निम्न श्रेणी के बीच के संबंध सबसे अच्छा निरूपण कर, पुरुष, गीतकार और ब्रह्मुखी, ठीक है। तो जो इसमें है वो करेगा ये वाला आरेख, ठीक है, क्योंकि पुरुष, गीतकार और बहिर्मुखी, ठीक है। एक पासे के 3 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं जिनके फलकों पर अक्षर L, M, N, O, P और Q अंकित है। वह अक्षर चुने जो M अक्षर वाले फलक से विपरीत फलक पर आएगा। तो यहाँ जो हमारे पास L, Q, O, ठीक है, L, Q, O, ठीक है। उसके बाद N और P जो है वो सतहों पर है, N और P क्या है, सतहों पर है, ठीक है, N और P। उसके बाद M और P एक दूसरे से क्या है, M और P एक दूसरे से विपरीत हैं, तो एक दूसरे से M और P क्या है, विपरीत है, यानी कि P।
दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर है। 63, 3, 57, 9, 50, 15, 42, 43, 33। ठीक है, यानी कि 63, 3, 68 माइनस 3 करेंगे। ठीक है, और 68 माइनस 5 करेंगे तो 63। ठीक है, 63 माइनस 6 करेंगे तो 57। ठीक है, 57 माइनस 7 करेंगे तो 50। ठीक है, 50 माइनस 8 करेंगे तो 42। ठीक है, 42 माइनस 9 करेंगे तो 33। ठीक है, और 33। ठीक है, उसके बाद 3 में 3 से गुना करेंगे, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9। ठीक है, फिर गुना करेंगे, इसी तरह से करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 63 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यदि दर्पण को पी क्यू पर रखा जाता है तो दिए गए संयोजन का सही दर्पण प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो जो सही दर्शन होगा वो होगा ये। ठीक है, क्योंकि इस वर्ड को अगर हम लोग प्रतिबिंब पर रख के देखेंगे तो इसी तरह से दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुने जिसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ठीक है, तो जैसे कि 9, 45, 9, 3 है। ठीक है, तो हम इसे क्या कर सकते हैं, 9 का स्क्वायर प्लस 3 का भागा 2। ठीक है, तो 9 गुना 9 करेंगे तो 81, और 3 गुना 3 करेंगे तो 9। ठीक है, 81 प्लस 9 भागा 2। ठीक है, भागा 2, यानी कि 90/2। ठीक है, तो 45। ये हो गया हमारा पहला कॉलम। अब है दूसरा 122, 10, 12। ठीक है, 122, 10, 12। इसी तरह से इसको भी करेंगे, 10 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर भागा 2। तो इसको करने के बाद हमारे पास जो आएगा वो 122 आएगा। ठीक है, दूसरा। अब तीसरा कॉलम है 116 और 6 और प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर 6 के स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भागा 2 इक्वल टू 116। ठीक है, यानी कि 36 प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 232, यानी कि x स्क्वायर इक्वल टू 196, 196 और x इक्वल टू 196 करेंगे तो हमारे पास 14, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह के पास 14 आएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसके शब्दों के मध्य वही शब्द हैं जो दिए गए शब्द युग के शब्दों के मध्य हैं, यानी गोल्फ और कोर्स। तो जिस प्रकार गोल्फ खेलने वाले मैदान को कोर्स कहते हैं, उसी प्रकार साइकिलिंग के लिए वेलोड्रोम होता है। नीचे दी गई आकृति के कागज के एक टुकड़े को मोड़ने के क्रम में उस मोड़े हुए कागज को काटने का तरीका दर्शाया गया। इस कागज को खोलने पर कैसा दिखेगा? तो यह कागज खोलने पर इस तरह से दिखेगा। ठीक है, दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या बताइए। तो इसमें त्रिभुज की संख्या टोटल पूछ रहा है कि त्रिभुज की संख्या टोटल कितना है। तो चलिए मैं पहले इसमें दर्शा देती हूँ। ए बी सी ई, यहाँ पर थोड़ा ए। ठीक है, ए सी, इसमें सी है। ठीक है, इसमें सी, डी, एल, के, जे, आई, जी, एफ, ई और बी। ठीक है, उसके बाद एक कोण यहाँ है एच।
अब इन सभी को हम लोग दर्शा देंगे, जैसे ए बी सी एक त्रिभुज, फिर ए सी डी 2 त्रिभुज, फिर ए बी डी 3 त्रिभुज, इसी तरह से ए ई एच, इस तरह से एक एक त्रिभुज को हम लोग कौन को दर्शाएंगे, तो टोटल हमारे पास 19 त्रिभुज हैं। गणितीय चिन्हों का वह सही संयोजन चुने जिसे क्रमिक रूप से चिन्हों के स्थान पर रखने से समीकरण संतुलित 512 32 900 6 25 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 512 भागा 32 गुना 9 माइनस 100 प्लस 6 इक्वल टू 25 गुना 2। ठीक है, इस तरह से इसको दर्शाएं, यानी कि 16 गुना 9 माइनस 100 प्लस 6 इक्वल टू 50। मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। 6 इक्वल टू 50, यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब यहाँ पर इक्वल टू 144 माइनस 100 प्लस 6 इक्वल टू 50। ठीक है, यानी कि 44 प्लस 6 इक्वल टू 50। ठीक है, तो इसमें भागा गुना माइनस प्लस इक्वल टू गुना वह विकल्प चुने जिसमें दी गई आकृति सन्निहित आकृति को घुमाना नहीं है। तो इसमें ये वाला आकृति जो कि घूमेगा नहीं। ठीक है, दी गई विकल्पों में से वह आकृति चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी वो ए आकृति आएगी। ठीक है, ए बी सी डी यानी कि बी आएगी। ठीक है, अश्वत्थ, सुनीता और रामदीन नामक 3 पार्श्व गायकों की आय का अनुपात 12:9:7 है और उनका व्यय 15:9:8 है के अनुपात में है। यदि अश्वत्थ अपनी आय से 25% की बचत करता है और अश्वत्थ, सुनीता और रामदीन के बचतों का अनुपात क्या है। ठीक है, उनके तो यहाँ पर अनुपात जैसे माना अश्वत्थ ए, सुनीता एस तथा रामदीन आर। ठीक है, यहाँ पर ए एस और आर, इन तीनों को एक नाम दिया। ठीक है, अब इनकी क्या है 12x अनुपात 9x अनुपात 7x। ठीक है, अब हम हमारे पास क्या है 15y अनुपात 9y अनुपात 8y। ठीक है, 8y। अब जो हमारे पास है तो यहाँ पर क्या करेंगे 12x माइनस 15y इक्वल टू 12x गुना 25/100। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पर 12x माइनस 15y इक्वल टू 3x। ठीक है, 9x माइनस 15y इक्वल टू x/y इक्वल टू 15/9, यानी x इक्वल टू 15 और y इक्वल टू 9। रखने पर इतना हम रख लेते हैं, तो इसको रखने पर आप लोग समझिएगा भी, इस रखने पर उनकी बचत का अनुपात। ठीक है, तो उनकी बचत का अनुपात इक्वल टू 12x माइनस 15y अनुपात 9x माइनस 9y। ठीक है, अनुपात 7x माइनस 8y। ठीक है, 8y। तो यहाँ पर क्या करेंगे 12 गुना 15 माइनस 15 गुना 9। ठीक है, अनुपात 9 गुना 15 माइनस 9 गुना 9 अनुपात 7 गुना 15 माइनस 8 गुना 9। ठीक है, क्योंकि हम लोग 15 और 9 क्या किए हैं माने हैं। तो अब इस तरह से गुना करने के बाद सभी को हम लोग माइनस करते जाएंगे। तो माइनस गुना और माइनस करेंगे तो हमारा उसका अनुपात क्या निकल जाएगा
45 अनुपात, इन सबको गुना करेंगे, उसके बाद आप लोग उसको करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हम उतना नहीं करेंगे, बस आपको बता रहे हैं 45 अनुपात 54 अनुपात 33, क्योंकि उसको गुना करके आप लोग माइनस करेंगे तो आप लोगों को खुद यहाँ पर अनुपात आ जाएगा। फिर इसे हम लोग डिवाइड कर देंगे तो 15 अनुपात 18 अनुपात 11। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से वह वर्ण समूह चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। CLAP HLV VP HQVQ MQQK। ठीक है, यानी कि मैं आपको बता दूं कि ये जो है वो श्रृंखला जो है क्रम जो है न्यूनतम है। ठीक है, यानी CH, ठीक है, HHM इस तरह से है। तो C के 5 अंक के बाद क्या होता है, H आता है। ठीक है, HH, ठीक है, H के बाद 5 अंक के बाद क्या है, M आता है, और M के बाद M आता है। ठीक है, उसी तरह से L, ठीक है, L के ठीक 5 अंक के बाद क्या आता है, Q आता है। ठीक है, और Q के ठीक Q, ठीक है, और Q के ठीक 5 अंक के बाद क्या आता है, V आता है, QR, ठीक है, STU V। उसी तरह से A, ये दो को तो समझ गए, M और V यहाँ पर मैं इसलिए मिटा दी ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा। A और V, तो इसको अगर हम पीछे से ले चलते हैं तो A के ठीक 5 अंक के बाद जो है वो V आता है। ठीक है, और V के बाद जो है वो V ही आता है, और Q के बाद Q, यानी M V Q। ठीक है, उसके बाद P है। ठीक है, तो P के बाद P ही आता है, और P के ठीक 5 अंक पहले K आता है, K के ठीक 5 अंक बाद फिर K आता है, और K के ठीक 5 अंक के बाद क्या आता है, F आता है, यानी कि MVQF। किसी विशिष्ट कूट भाषा में मॉन्टली को DGMOSGR के रूप में लिखा जाता है, उसी भाषा में हेडिंग को कैसे लिखा जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो है अल्फ़ाबेट के नंबर के जो है प्लस माइनस में लिया गया है। यानी कि जैसे M, तो M के 5 अंक के बाद R आता है, O के ठीक J के ठीक 5 अंक बाद O, इस तरह से जो है वो लिया गया है। तो मैं आपको बता दूं कि हेडिंग को जो है LINYFZM लिखेंगे। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, और उनमें से एक असंगत है, उस असंगत शब्द का चयन कीजिए। तो मैं आपको बता दूं कि अनादर और अवमानना और दुर्व्यवहार किसी व्यक्ति द्वारा किया गया नकारात्मक क्रिया है, जबकि समान सकारात्मक क्रिया है। क्या है, समान एक सकारात्मक क्रिया है। तो जो इसमें भिन्न है वो है ये। ठीक है, क्योंकि ये नकारात्मक 3 है और ये सकारात्मक है, क्योंकि हम जब किसी को आदर सम्मान करते हैं तो हमारा अच्छा व्यवहार होता है, दुर्व्यवहार नहीं होता है, यानी सकारात्मक होता है, और दुर्व्यवहार हम किसी का वो नकारात्मक व्यवहार होता है। दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और वह संख्या चुने जो प्रश्न चिन्ह के स्थान में 23, 12, 16, 3, 4, 5, 72, 132 इस तरह से है। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसको हम लोग इस तरह से बनाएंगे। ठीक है, यानी कि 23 गुना 3, ठीक है, प्लस 3। ठीक है, तो 23 गुना 3, ठीक है, 69 प्लस 3 तो 72। ये हमारा हो गया पहला कॉलम। अब रहा हमारा दूसरा कॉलम, तो 32, 4, 132 है। ठीक है, 32, 4, 132 हमारे पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, 32 गुना 4 प्लस 4। ठीक है, 32 गुना 4 यानी कि 128 प्लस 4 इक्वल टू 132। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, दूसरा कॉलम हो गया। अब तीसरा कॉलम है 16, 5 और प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इसे हम लोग क्या करेंगे,
16 गुना 5 प्लस 5, तो 16 पाँचे क्या होता है 80। ठीक है, तो 16 पाँचे 80, यानी कि 80 प्लस 5 कर देंगे 85। ठीक है, 80 प्लस 5 85। वह विकल्प चुने जो चौथी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से, यानी 21, 693, 792 इस तरह से है। तो इसे हमें करना है। तो जिस प्रकार 693 को 33 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे 693 को 693 में 33 से भाग दे देंगे तो हमारे पास टोटल क्या आ जाएगा 33 में भाग देने पर 21। ठीक है, उसी प्रकार से 792 में 33 से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 24। वह सही विकल्प चुनिए जो दिए गए शब्दों को उस क्रम में दर्शाता है जिसमें अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, यानी कि पब्लिसिटी, प्रेसियंस, पॉपरेटी एंड पेनिमन एंड प्रट्यूब। ठीक है, परट्यूब। तो इसे हमें सही क्रम में, तो इसे हम लोग सही क्रम में इस तरह से दर्शाएंगे। नीचे 4 संख्या युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी संदर्भ में एक समान है, उनमें से एक असंगत है, उस असंगत युग्म का चयन करें। यानी कि 8 और 34 है। ठीक है, तो 8 गुना 4 प्लस 2 8 चौके 32 प्लस 2 इज इक्वल टू 34। ठीक है, उसी तरह से क्या है 7 है, तो 7 गुना 4 प्लस 2 7 चौके 28 प्लस 2 इज इक्वल टू 30 उसी तरह से 5 और 24 है, तो 5 गुना 4 प्लस 2 यानी कि 5 चौका 20 प्लस 2 इज इक्वल टू 22। उसी तरह से 6 और 26 है। ठीक है, तो 6 गुना 4 प्लस 2 यानी कि 6 चौका 24 प्लस 2 इज इक्वल टू 26। तो इसमें भिन्न कौन है 5 दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक लुप्त है 4, 9, 25, 121, 169, 289 और 361। तो इसमें जो जैसे कि 2 का स्क्वायर तो 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो 2 अंक के बाद है तो 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, 11 का स्क्वायर 121, 13 का स्क्वायर 169 और 17 का स्क्वायर 289 और 19 का स्क्वायर 361, यानी कि 7 का 7 49। दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक लुप्त है 48, 32, 58, 40, 48, 68, 48। ठीक है, तो इसमें जो है जैसे 48 और 32 है। ठीक है, 48, 32, तो 48 यानी 4832 प्लस 1008 कर देंगे तो हमारे पास क्या है 5840 आएगा। ठीक है, 5840 प्लस 1008 कर देंगे तो हमारे पास 6848 आएगा। और 6848 में 1008 करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने आ जाएंगे 7856। उत्तर का श्रेष्ठ विकल्प बताइए। एक नाटक में निम्न में से कौन सा जरूरी होता है? तो कहानी के बिना नाटक संभव नहीं है। ठीक है, और बहुत से ऐसे नाटक होते हैं जिसमें पात्र आवश्यकता नहीं होती, पर्दे पर बने चित्र के अभिव्यक्ति होती है, यानी कि कहानी। ठीक है, श्रृंखला में गलत अंक दर्शाइए। 1, 5, 12, 25, 48। 1, 5, 12। ठीक है, यानी कि 1 गुना 2 प्लस 3, तो 1 गुने 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। ठीक है, 5 गुना 2 प्लस 2 यानी 5 दूनी 10 प्लस 2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, 12 गुना 2 प्लस 1, 12 दूनी 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25। ठीक है, अब है 48, तो 25 गुना 2 माइनस 2 यानी 25 दूनी 50 माइनस 2 इज इक्वल टू 48। तो जो इसमें गलत है वो है 48 की जगह पर क्या होगा 50 होगा। श्रृंखला में गलत अंक दर्शाइए। 325, 259, 202, 160, 127, 105 और 94।
ठीक है। तो ये इसमें क्या है, हमें माइनस करते जाना है। तो जो इसमें गलत को है वो है, यहाँ पर जो गलत है वो होगा 202, क्योंकि 202 के जगह पर 204 होगा। श्रृंखला में गलत अंक 16, 22, 30, 45, 52, 60, 66। तो 16 + 6 करेंगे तो 22, ठीक है। 22 + 8 करेंगे तो 30, 30 + 15 करेंगे 45, ठीक है, 45। तो 30 प्लस, यहाँ पर हम लोगों को क्या करना चाहिए था, 30 + 10 करना चाहिए था, ताकि यहाँ पर 40। तो यहाँ पर जो अंक गलत है वो है 45, ठीक है। उसी तरह से फिर यहाँ पर हम लोग 12 कर देंगे। जैसे कि मैं जैसे प्लस करते जा रही हूँ उस पर बता रही हूँ कि 45। तो यहाँ पर 30 + 10 मैं करती, लेकिन यहाँ पर मैं 15 की तब 45 है, तो यहाँ पर क्या है, गलत अंक है। उसके बाद यहाँ पर 45 की जगह पर 40 होता, तब ना 40 + 12 करते हैं तो 52 आता, ठीक है, इसी तरह से। और 52 + 14 करते तो 66 आता, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प बताएं, यानी कार्डियोलॉजी, हार्ट एंड जूलॉजी। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार कार्डियोलॉजी हार्ट हृदय का अध्ययन होता है, उसी प्रकार जूलॉजी जीव विज्ञान यानी जानवर का होता है, ठीक है। जूलॉजी क्या है, जानवर का एक वो होते हैं एनिमल। सर्वश्रेष्ठ विकल्प निरस्ता, विविधता और अपक्वता। तो मैं आपको बता, जिस प्रकार एक रस्ता से निरस्ता आती है, जिस पर उसी का विलोम है विविधता, और उसी प्रकार अपवक्ता यानी अपरिपक्वता, जिस प्रकार विलोम परिपक्वता का परिष्करण, ठीक है, परिष्करण। एक आदमी पश्चिम की ओर देखता हुआ खड़ा है और घड़ी की दिशा में 45 डिग्री घूमता है, फिर 180 डिग्री घड़ी की दिशा में फिर घूमता है, और बाद में वह घड़ी विरुद्ध दिशा में 270 घूमता है। अब इस वक्त वह कौन सी दिशा में देखता होगा। तो वह जो है, जैसे कि घड़ी की दिशा में कुल घुमाव क्या है, 45 + 180 = 225 डिग्री, ठीक है, 225 डिग्री। उसके बाद घड़ी के विपरीत दिशा क्या है, 270 है। घड़ी की विपरीत दिशा क्या है, 270 डिग्री पर। तो हम लोग क्या करेंगे, 270 - 225, ठीक है, यानी कि 45 डिग्री। तो अब 45 विपरीत दिशा में घूमेगा, तो विपरीत दिशा में घूमेगा 45 डिग्री, तो किधर जाएगा, दक्षिण से पश्चिम की दिशा में जाएगा। कौन सा एक विकल्प इस समूह से संबंध है, यानी स्टीरियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन एंड रेडियो। तो जी सभी क्या है, ध्वनि श्रवण यंत्र है, जबकि टेलीविजन क्या है, दृश्य ध्वनि है। कौन सा एक विकल्प इस समूह से संबंध नहीं रखता, कोहरा, बादल, वर्षा, धुंध। तो जिस यहाँ पर हवा क्या है, एकत्रित में रहने वाला है, और जबकि वर्षा क्या है, वो फैलने वाला है। कौन सा एक विकल्प इस समूह से संबंध नहीं रखता, चांदी, लोहा, सोना और जिंक। तो जी मैं आपको बता दूं कि कैसे सभी क्या है, रासायनिक नामक संकेत यानी लैटिन नाम के आधार पर है, जैसे चांदी एग्रीनटम, लोहा फ्रियम, सोना यूरियम, और जबकि जिंक क्या है, अपने मूल के नाम के अनुसार है, यहाँ पर जिंक। क्वेश्चन नंबर 137 से 141 संख्याओं की एक जोड़ी दी गई है, जिससे चयन करे कि दी हुई जोड़ी समान संबंध दिखता है। 50 AB और 500 AB अनुपात 600 CD, ठीक है। तो 500 AB और 600 CD, ठीक है, यानी कि A के 2 अंक के बाद C आता है और B के 2 अंक के बाद D आता है, ठीक है। और 500 + 100 करेंगे तब जाकर 600 होगा, ठीक है ना, समझिएगा आप लोग इसको। तो उसी प्रकार 710 Q और 810 RS, क्योंकि यहाँ पर 710 PQ इसलिए क्योंकि P के 2 अंक के बाद R आता है और Q के 2 अंक के बाद S आता है। उसी तरह से 710 + 810 है, तो 710 में 100 प्लस करेंगे तभी तो 810 आएगा, तो ये हो जाएगा 600 AB और 700 CD, ठीक है। तो फिर इसमें भी वही है, 600 AB और 700 CD। तो जैसे कि 700
ए 2 अंक के बाद सी आता है, बी के 2 अंक के बाद डी आता है, और 600 प्लस 700 करेंगे 100 करेंगे तब जाके 700, उसी प्रकार 810 पी क्यू और 910 आर एस। ठीक है, 9A 8B 7C 6D, यानी कि 9A और 7C, तो 9 के 2 अंक के बाद C आता है, और 8A से अगर यहाँ से लेते हैं तो 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आएगा, और 8 माइनस 2 करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 8P 7Q, 8P और 7Q और 6R5S। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, मैं ऐसे लिख के नहीं समझा रही हूँ, बस मुंह से बोल के एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये बहुत इजी है, आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगी। 3500 और 3000, 3500 अनुपात 3000 है। ठीक है, तो 35,000 मतलब 35,000 माइनस 3500 है और फिर 3000 है, तो 3500 माइनस 500 करेंगे तब तो 3000 आएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हम लोग 5000 है, तो 5000 माइनस 500 करेंगे तो हमारे पास 4500 आएगा, यानी कि ये। अगला है 4216 अनुपात 16। ठीक है, 4216 अनुपात 16, तो 37 29 29। ठीक है, इसमें भी है इस तरह से और इस तरह से। ठीक है, एक खास कोड में म्यू की सीट का अर्थ है मच प्रोविडेंटियल पर्सन, और डिस हु म्यू का अर्थ है फ्यूचनेट एंड प्रोविडेंटल। कोड में प्रोविडेंटल के लिए प्रयोग किया गया है, तो इसके लिए प्रयोग किया गया है म्यू। ठीक है, श्रृंखला में देखें 7 10 8 11 9 12, आगे क्या संख्या आनी चाहिए। तो जैसे 7 प्लस 1 करेंगे तो 8, 7 प्लस 1 करेंगे तो 8। ठीक है, उसके बाद 8 प्लस 1 करेंगे तो 9। ठीक है, और 9 प्लस 1 करेंगे तो 10। ठीक है, ये हो गया 7 प्लस 1 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 1 10। ठीक है, 10। अब यहाँ से लेंगे तो 10 प्लस 1 करेंगे 11, और 11 प्लस 1 करेंगे तो 12। अगला है श्रृंखला देखें 53 53 40 40 27 27, आगे क्या संख्या आनी चाहिए। तो 53 53, ठीक है, 53 है। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन 53 माइनस 13 करेंगे तब आएगा 40। ठीक है, 40 40 फिर। ठीक है, 40 माइनस 13 करेंगे तो 27 27 27, और 27 माइनस 13 करेंगे, 27 माइनस 13 इक्वल टू 14। जिस तरह पठार एक पहाड़ से संबंधित है, झाड़ी इसी तरह किस चीज़ से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार पठार से बड़ा पहाड़ होता है उसी प्रकार झाड़ी से बड़ा पेड़ होता है। जिस तरह भूकंप पृथ्वी से संबंधित है उसी तरह गरजना किससे संबंधित है। तो भूकंप पृथ्वी पर आता है उसी प्रकार बादल आकाश गरजता है। प्रश्न 147 148 अनुक्रम एक सेट दिया गया है, जिस समान संबंध विकल्प A 998, B 997, C 321, D 320, P 535। यानी कि मैं आपको बता दूं कि इसमें क्या है, माइनस की A के बाद B आता है। ठीक है, A के बाद तो B आता है, तो 998 माइनस 1 करेंगे तो 997 आएगा। ठीक है, C के ठीक एक अंक बाद D आता है, तो 321 माइनस 1 करेंगे 320 आएगा। ठीक है, उसी तरह से P के ठीक एक अंक के बाद क्या आता है, Q। ठीक है, P के एक अंक के बाद क्या आता है, Q, और 535 माइनस 1 करेंगे तो 534 आएगा। यानी कि Q 534, यहाँ पर Q है, यहाँ इसका लाइन हट गया है। ठीक है, 523 के 42 जे 735 M 73 L 336 T, यानी कि
ये जो है वो भी 523 के है और 52 जे है, ठीक है। यानी कि 52 और के जे, यानी कि पहले जे आएगा उसके बाद के आता है, ठीक है। तो ये माइनस में है, ठीक है, क्या है, -1 में है। और उसी तरह से 735 एम और 73 एल, तो पहले एल आता है उसके बाद एम आता है, ठीक है। उसी तरह से फिर 236 टी है, ठीक है। तो 236 टी तो 23 एस होगा, क्योंकि एस के बाद टी आता है। इस श्रृंखला में 36, 34, 30, 28, 24 आगे कौन सी संख्या आनी चाहिए। यानी कि 36 - 2 करेंगे, 36 - 2 तो 34, ठीक है। और 34 - 4 करेंगे, 34 - 4 करेंगे तो 30, 30 - 2 तो 28, और 28 - 4 करेंगे, 28 - 4 तो 24, 24 - 2 करेंगे तो 22। यदि प्लस का मतलब है भागा, भागा का मतलब है माइनस, का मतलब है गुना, और गुना का मतलब है प्लस, तो 9 + 3 / 5 - 3 × 7 = 2। तो 9 / 3 - 5 × 3 + 7 = 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 - 5 गुना 3 + 7 = 3 - 15 + 7, यानी कि 10 - 15 = -5, ठीक है, -5। और वीडियो के आखिर में मैं बोलना चाहती हूँ कि इस वीडियो में अगर मुझसे किसी शब्द के सही उच्चारण करने में कोई गलती हो गया, मैं किसी शब्द को गलती बोलती हूँ, तो उसके लिए आप लोग मुझे माफ़ कीजिएगा। मैं आप लोगों से दिल से माफ़ी मांगती हूँ। और मैं हर दिन अपने वीडियो में कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, कहीं कुछ मैं छोड़ूँ ना, कुछ गलत ना बोलूँ। तो मैं हर दिन कोशिश करती हूँ, और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी कोशिश जो है आप लोगों तक पहुँच रही है। अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।